सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th की बात करते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस की बने, MCQ टाइप क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही है। मतलब ये सर्कल है, अगर ये ना भी लिखा हो हमें पता है दोनों में x भी स्क्वायर है y भी स्क्वायर है और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, तो मतलब ये सर्कल है। अब फिर से ये स्क्वायर है, ये सिंगल पावर है, मतलब हमें पता है ये पैराबोला है। और सर्कल और पैराबोला के हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अब चेंज जो है वो एक्सटीरियर, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा गया एक्सटीरियर, तो उससे मतलब कि ये थोड़ा क्वेश्चन जो है इसकी जो शेडिंग है, एक्चुअल में क्वेश्चन सेम ही होगा, इसकी जो शेडिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बट वो हमारे लिए बाद की बात है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, MCQ टाइप हो, कुछ भी तरह का हो, सबसे पहले हम अपनी कर्व्स को लिखेंगे। लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, इसको नंबर 1 दो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसको आप नंबर 2 दो। अब सबसे पहले हम अपने कर्व्स को मतलब पहचानेंगे कौन कौन सी हैं। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ठीक है। आप ऐसा करो, x को 1 फिल कर लो, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। अब y डबल वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब y पॉजिटिव यहाँ पर होता है, नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर। अब क्योंकि ये प्लस 6x है तो 6 प्लस x की तरफ के ये मतलब ये पैराबोला बनेगा, मतलब ये राइट वर्ड पैराबोला है हमारा। ये क्लियर हो गया। अब सर्कल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसको हम हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको लिख लो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये बात तो क्लियर होगी कि सेंटर कितना आया 0,0 और रेडियस कितनी आ गई हमारी 4। तो हमें सर्कल के बारे में भी अच्छे से पता लग गया। इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी हमारे लिए बहुत इजी है। तो ऐसा करेंगे, पैराबोला से स्टार्ट होंगे। लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, पुट इन 2, तो 2 में इसको पुट कर लो। तो x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पर 6x इज इक्वल टू 16, विच एम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो 1 इंटू -16, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जैसे x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। चेक करना, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो x को कॉमन लो, x प्लस 8, यहाँ पर भी x प्लस 8, यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x प्लस 8 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब x प्लस 8 0 है और x माइनस 2 0 है, और बोथ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -8, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया था तो x इज इक्वल टू -8, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू -8। तो आपको पता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6 इंटू -8 इज इक्वल टू -48। आपको पता है हमने ऐसी सिचुएशन पहले भी हैंडल की है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -48। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। अब इसका रीज़न आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर का एज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कांट बी नेगेटिव। क्योंकि स्क्वायर किसी भी चीज़ का नेगेटिव नहीं हो सकता, और वैसे भी अगर इसका अंडर रूट करेंगे हम तो वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू -48 का अंडर रूट। ये एक इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, आपको पता है चैप्टर 5 कम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे x इज इक्वल टू 2, तो विच एम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, विच एम्प्लाइज
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 12 विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको आप ऐसे लिख लो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस 2 रूट 3। तो हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। एक्स को 2 फिल किया तो वाई 2 रूट 3, एक्स को 2 फिल किया तो वाई माइनस 2 रूट 3। तो ये हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिए। सर्कल को मैं जानता हूँ, पैराबोला को जानता हूँ, इसका रफ स्केच अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, ये पैराबोला है, ये सर्कल है, सेंटर 0 रेडियस 4 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने ब्राउन में मतलब कि अपना सर्कल बना लिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैंने पहले से ही पॉइंट लिख रखे हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा 4, वही रेडियस 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 0,4 -4, 0 0,-4। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन करो हमेशा लिखा करो। ठीक है, अब सेम वे से ही पैराबोला, आपको बताइए राइट वर्ड पैराबोला था तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 2 रूट 3 2 माइनस 2 रूट 3। अब देखो, अब हमें ये देखना है, देखो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया होगा, आप देख लेना लास्ट वीडियोस में जाके जितने भी हमने इस चैप्टर की हैं। तो बेसिकली क्या होता है क्वेश्चन की पैराबोला और सर्कल के बीच का एरिया फाइंड करो। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम ये वाला एरिया फाइंड करते हैं, ये वाला हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं प्लस यहाँ से यहाँ तक और एरिया कंप्लीट उसको 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ द सर्कल, ये जो सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना है एक्सटीरियर टू द पैराबोला। इस सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है जो पैराबोला से बाहर है। इस सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है जो पैराबोला से बाहर है। तो ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये बेसिकली मतलब कि पैराबोला से बाहर है। ध्यान से देखो ये सारा सर्कल है। अब इस सर्कल में एक्सटीरियर टू पैराबोला के बाहर बाहर कौन हिस्सा है, ये वाला। तो इसको हमें शेड करना है। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, मतलब हमें एक्सटीरियर टू पैराबोला सर्कल का वो एरिया फाइंड करना है जो पैराबोला से बाहर है। तो हमें बेसिकली ये एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी आप इसके ऑनलाइन सॉल्यूशंस चेक करोगे उनमें क्या है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेसिकली वही कि इसका एरिया फाइंड कर लिया यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये आपका, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये सर्कल है, ठीक है, और ये आपका पैराबोला है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ये एरिया फाइंड कर लिया। तो पहले ये एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये सारा एरिया आ जाएगा। जब मैं इस एरिया को कैलकुलेट कर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाद में सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाया πr² और बाद में उसको माइनस कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। हम ऐसा क्यों करेंगे कि पहले इसका निकालो, फिर डबल करो, फिर सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से माइनस करो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम इसको कैसे करेंगे आपको पता है। ध्यान से देखो मेरी शेडिंग को, मैंने इस तरह से की है ऑरेंज पिंक। मैं क्या क्यों करता हूं, जब एरिया सिमेट्रिकल, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिमेट्रिकल। आपको दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर हम एक पोर्शन का एरिया निकाल लें और उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पर ना मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको वर्टिकल स्टेप से ही करूंगा, कि वर्टिकल स्टेप से हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्टेप में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आपको, क्योंकि पहले यहाँ से मतलब कि राइट बॉटम से जाना पड़ेगा, फिर इसका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको वर्टिकल स्टेप से ही सॉल्व करूँगा। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि वर्टिकल स्टेप से करना है। ऐसा करते हैं, इनको नेम देते हैं, जैसे इसको A, इसको B, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, C और O। ठीक है, तो इसको ऐसे नेम दे देते हैं A B C O A। ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सभी पॉइंट्स को मैं जानता हूँ, A को भी जानता हूँ, B को भी, C को भी, O को भी। तो अब लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन। देखिए बहुत ध्यान से करना क्योंकि हमारा जो मेथड है वो डिफरेंट होने वाला है। एरिया ऑफ रीजन ABCOA, ABCOA। ठीक है, इसको आप नेम A दो। अब देखो वर्टिकल स्ट्रिप है तो y dx। आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप में हम हमेशा क्या करते हैं,
वाई डी एक्स। ठीक है, अब वाई डी एक्स, अब आपको पता है हमारा एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज वाले एरिया को ध्यान से देखो, यहाँ से इसका लेफ्ट पार्ट ये है, इसका टॉप ये है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो यहाँ से मैं कहाँ तक जाने की कोशिश करूँ, जहाँ तक बिना ब्रेक के मैं जा सकता हूँ सर्कल के अलॉन्ग। ठीक है, तो मैं यहाँ से गया। ठीक है, अब मैं क्योंकि अब कुछ बच्चों को लगेगा सर यहाँ पर अब बी तक जा सकते हैं, हम आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये आगे सर्कल ही है, हम सेम कर्व पर ही जा रहे हैं और यहाँ पर एरिया भी है, तो मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं ए से लेके सी तक जा सकता हूँ वर्टिकल स्ट्रिप से। ठीक है, तो अब हमें ये देखना होता है कि देखो मैं किसके लॉन्ग गया, ब्राउन, ब्राउन कौन है, सर्कल, तो सर्कल, अभी सर्कल का नंबर कितना है 2। ध्यान से समझना मेरा क्वेश्चन क्योंकि हमारा जो मेथड है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब कौन वेरी करता है, एक्स, एक्स कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर एक्स कितना है -4, अब जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहाँ पर एक्स कितना है हमारा 2। अब हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा एरिया मिला। अब मैं सर्कल के अलॉन्ग गया ब्राउन कर्व के, तो मुझे बेसिकली यहाँ तक का एरिया मिल गया, एक्स एक्सिस तक का, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप से हमें हमेशा एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलता है जहाँ से भी हम जाते हैं। तो मैं यहाँ से गया तो मेरे पास बेसिकली ये वाला सारा एरिया आ गया। अब आप मेरे को बताओ, ये ऑरेंज एरिया कवर हो गया, ये वाइट एरिया जो है ये हमारा फालतू आ रहा है, अगर एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, अगेन वाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो फिर से देखो, अगेन लेफ्ट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये देखो ये वाला वाइट वाला एरिया फाइंड करना है ना, इसका लेफ्ट कौन है, मतलब ये टॉप कौन है, ये, तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा अगेन, तो यहाँ से मैं यहाँ तक जाऊँगा। ठीक है, ओ से लेके मैं सी तक जाऊँगा। अब उससे क्या होगा, देखो मैं किसके लॉन्ग गया, ग्रीन, ग्रीन कौन है, पैराबोला, इसका नंबर कितना है 1। ठीक है, कौन वेरी कर रहा है, एक्स कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 तक। ठीक, अब इससे मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, इससे मुझे बेसिकली इस ग्रीन के नीचे सारा एरिया मिलेगा, उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड ऑरेंज एरिया आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप उस वे से करना चाहते हो जो आपको मतलब कि ऑनलाइन सॉल्यूशंस में मिलेगा मोस्टली, कि पहले इसको यहाँ तक जाओ ये एरिया मिलेगा, फिर यहाँ तक जाओ ये एरिया मिलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर सर्कल का एरिया निकालो, उसको माइनस करो, तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, अब ऐसा करो इसको नंबर 3 दे दो। अब हमें क्या करना है, वी नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, which implies y square is equal to 16 minus x square, which implies y is equal to plus minus 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, which implies y is equal to plus 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। अब आप पूछोगे सर आपने तो कहा था कि y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए हम पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पर तो सेकंड मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात भी हो रही है, बट आपको पता है फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट्स में y क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज y लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर y कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि देखो y नेगेटिव जो होता है वो नीचे ही होता है, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, सेम वे से y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, यहाँ पर लिख लो आल्सो, which implies y is equal to plus minus root 6x, which implies y is equal to plus रूट 6, चलो x ऐसे ही लिख लो। ठीक है, इसको तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे एज y लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको बताया यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देता हूँ y लाइज इन, अब पैराबोला का जो y है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर वी कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। लो ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज़ को ऐसा करते हैं, इनको नंबर दे देते हैं, इसको 4,
इसको 5, पुट वैल्यूज़ ऑफ 4 and 5 in 3, इसको 3 में फिल कर लो। ठीक है, अब देखो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू -4 से लेके 2 तक, C2 मतलब सर्कल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये C2 की वैल्यू है सर्कल की, ठीक है, और ये पैराबोला की। चलो वैल्यू फिल करते हैं। 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx माइनस 0 से लेके 2 तक, तो पैराबोला को लिख लो ऐसे √6 √x dx। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ क्योंकि बेसिकली ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको हम इंटीग्रेट नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो इसको इंटीग्रेट करना है तो करते हैं। मैंने फॉर्मूला, आपको पता है सर्कल और एलिप्स वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है, तो मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो लिखते हैं x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो -4 2। अब √6 को बाहर निकाल लो, x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन कितनी होगी 1/2 + 1 1/2 + 1, 0 से लेके 2 तक। अब देखो लिमिट्स को फेल ही करना है तो करते हैं। तो पहले ध्यान से देखना, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ऐसी कैलकुलेशन करनी हो पूरे मन से किया करो, बहुत इजी होती है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, जस्ट अपना फोकस मतलब कि लूज़ करा करो। देखो यहाँ पर 2 फिल करो, 2/2 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, जहाँ पर भी x है इसको आप लिख लो 16/2 2/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -4/2 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर अंडर रूट, इसको फिर से लिखो 16/2 साइन इनवर्स -4/4 ब्रैकेट क्लोज। अब √6 को बाहर रखो, x की पावर 3/2 3/2 0 से लेके 2 तक। अब देखो जो यहाँ पर कट हो रहा है कट कर दो, जैसे ये। ठीक है, सेम वे से यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 2 8 16, इसको भी कट कर दो 2 2 8 16, इसको भी कट कर दो। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट प्लस 8 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना आएगा -2, 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 16 - 16 0 प्लस 8 साइन इनवर्स -1। अब इस माइनस को देख के हमें घबराना नहीं है, आपको पता है हमने ऐसे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लो, -6। अब इस 3/2 को बाहर निकालोगे तो 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 16 - 4 √12 + 8। अब देखो साइन 1/2 कब होता है 30 पर। ठीक है, 1/2 30 पर मतलब π/6, 180/6 कितना होगा 30। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लिया, -2 × 0 0। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, आपको पता है हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था कि साइन इनवर्स -x कितना होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो मैं यहाँ पर वही यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका माइनस जो है वो बाहर निकाल लो, 8 साइन इनवर्स 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ पर कितना आ गया √6 × 2/3, अब 2 की पावर 3/2। ठीक है, अब ये भी हमें सॉल्व करना आता है, 2 की पावर 3/2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 और 3 पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो √2 की पावर 3 मतलब √2 तो कितना आया 2√2। तो यहाँ पर कितना आएगा 2√2, 0 की पावर मतलब कितनी भी हो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ साइन इनवर्स
माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो करते हैं इसको। जैसे ये भी कट हो रहा है यहाँ पर, आप कट कर लो, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। और चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब रूट 12 को भी आप सॉल्व कर ही लो। रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, मतलब 2√3। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू 2√3 प्लस 4π/3। अब ज़ीरो ख़त्म कर दो, माइनस माइनस प्लस 8 साइन इनवर्स 1। साइन 1 कब मतलब 1 कब होता है आपको पता है, 90 मतलब π/2। तो ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली। माइनस, अब इसको भी सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4, तो 4√2√6/3, 4√2√6/3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये कट हो रहा है तो देखो इसको कट कर दो, 2 4 सा, यहाँ पर कितना आएगा 4। तो अब देखो इसको भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। पहले इसको लिख लो, 4π/3 प्लस 4π। अब पाई वाली टर्म्स को मैं अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस 2√3। अब इसको अलग से लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ये कितना है 4√2√6/3। अब इसको आप ऐसे लिख लेना 4√2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 मतलब ऐसे 2 3 = 6 होता है। ठीक है, तो 4√2√2√3/3, तो माइनस 4√2√2√3/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4π प्लस 12π/3, ये हो गया, प्लस तो इसका भी एलसीएम ले लो आप, 3 2 ज़ा 6√3 माइनस, अब √2√2 2 4 ज़ा 8√3/3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन गया 16π/3 प्लस यहाँ पर कितना आएगा -2√3/3। 8√3 माइनस 6√3 माइनस 8√3 कितना आएगा -2√3/3। अब ये हमारा कौन सा एरिया आ गया, ये जो एरिया हमारा मतलब कि ऊपर वाले उप क्वाड्रेंट्स में था। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ABCOA। ठीक है, तो इसका 2 टाइम्स कर दो, तो कितना आएगा 16π/3 माइनस 2√3/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसको ऑप्शन से मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करो, इसमें से ना आप 2/3 को कॉमन ले लो, तो 2/3 अगर बाहर आएगा तो बाहर कितना बनेगा 4/3। ठीक है, 4/3। अब यहाँ से 2/3 बाहर गया तो 3 बाहर है, अब 16 में से 2 बाहर चला गया तो कितना रह गया 8 और पाई, माइनस 2/3 बाहर है तो यहाँ कितना रह गया √3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ये परफेक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो मतलब हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। अब यहाँ पर जो भी है ये सारी कैलकुलेशन है, आपको पता है ये सर्कल वाला क्वेश्चन था तो इसको हमने फॉर्मूला से किया और इंटीग्रेट कर लिया। अब इसका जो मेन पार्ट है उसको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो मेनली जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट था, ये 2 कर्व्स थी, तो मैंने सर्कल को पहचान लिया, पैराबोला को पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, रफ स्केच बना लिया। अब इसमें जो कैच था क्वेश्चन में, डिफरेंट क्या बात थी कि एक्सटीरियर टू एरिया ऑफ सर्कल एक्सटीरियर टू पैराबोला, हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना था जो पैराबोला से बाहर है। तो पैराबोला से बाहर ये वाला सारा एरिया है ऑरेंज और पिंक में, तो मतलब ये जो एरिया है ये एक्चुअल में ऊपर भी, क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है तो जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो मैंने ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट किया। तो अब देखो यहाँ पर मैंने डिफरेंट अप्रोच से किया इसको। अगर आप इसका ऑनलाइन सोल्यूशन चेक करोगे, उन्होंने क्या किया है, पहले इसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाला
उसको उसमें से माइनस किया, तो इस तरह से निकाला। तो मुझे लगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने क्या किया, हमने वही अपना जो सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बोलो आप, कि जो हमने स्टार्टिंग से किया, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, किसके अलॉन्ग गया, सर्कल के अलॉन्ग गया, तो मैंने यहाँ तक मुझे एरिया मिल गया। फिर मुझे ये एरिया एक्स्ट्रा मिला, मुझे माइनस करना है, अगेन लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो मुझे बेसिकली मैंने ये वाला एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, इसमें मैंने सर्कल की वैल्यू फिल की, इसमें मैंने पैराबोला की वैल्यू फिल की, फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो इस वीडियो का और हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स जो है वो 0 और π/2 के बीच में है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन मतलब कि इस चैप्टर में सॉल्व किया था। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इस क्वेश्चन को भी हमने इसी चैप्टर में सॉल्व किया था। वहाँ पर डिफरेंस क्या था, देखो डिफरेंस ये था कि यहाँ पर ना हमें दोनों कर्व्स, पहली बात तो ये दोनों कर्व्स इकट्ठी आ गई, कॉस एक्स भी है और एक ही क्वेश्चन में साइन एक्स है। दूसरी बात, हमने जितने भी क्वेश्चन किए साइन और कॉस वाले, दो ही में हिसाब से दो ही क्वेश्चन किए हमने, तो उनमें क्या था कि 0 से लेकर 2π तक था, मतलब 0 से लेके 360 तक। अब यहाँ पर बाउंडेड है हम कि 0 से लेके हमें 90 तक ही जाना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मतलब हमें डील करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। यहाँ पर वाई एक्सिस भी है, चलो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कर्व्स को लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको आप नंबर 1 दे दो, एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए देखो, वैसे तो आपको इसके ग्राफ्स पता होने चाहिए कि इनको ग्राफ में कैसे प्लॉट करूंगा, इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करूंगा, आपको पता है, बट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर आपको छोटा सा टेबल बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका टेबल, आपको पता है cos 0 कितना होता है, 130/√3/2 45 1/√2 1/2 0, सेम वैसे साइन एक्स। ठीक है, ये आपको पता ही होंगे, जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व्स को मैं अच्छे से जानता हूँ, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये भी वैसे बहुत ईजी है, मतलब आप सीधा टेबल से भी गैस कर सकते हो कि ये आपस में 45 पर कट करेंगे। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको नहीं भी पता तो लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स, पुट इन 2, तो y की जगह पर कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स। अब साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, अब इस टेबल में देखो ये तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 45, मतलब π/4। ठीक है, और साइन x 45 और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, मतलब ये किसकी वैल्यू है, y की। आपको पता है ना साइन x और cos x की वैल्यू कितनी है, y। ठीक है, तो मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली वो कितना है, x π/4, 1/√2। अब ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, इससे आपकी जो कर्व है वो बहुत ईजिली कि यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, रफ स्केच, अब उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारा रफ स्केच। ठीक है, अब रफ स्केच को अच्छे से समझा देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स, आपको पता साइन 0 0, एक्स को 30 फिल किया तो 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, मतलब ऐसे y इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर रुक गया ये 90 पर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, सेम वे से cos x बिल्कुल उसका रिवर्स है, देखो ध्यान से, cos 0 कितना होता है, 1, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और 90 कितना होता है, 0, मतलब cos का ग्राफ जो है वो इस तरह से होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा, π/4, 1/√2, मतलब जहाँ पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, कितने में, 45 पर कितनी वैल्यू दे रहा है, 1/√2, तो मैंने वो लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। अब देखो उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो एरिया वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स और साइन एक्स के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि x की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक ही है, तो मैं 90 तक ही ग्राफ बनाऊंगा। अब उसके बाद cos x साइन x और वाई एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया है, अगर वो x एक्सिस बोलते तो ये वाला एरिया होता।
ठीक है। अगर वो वाई एक्स एक्सिस बोलते तो ये वाला एरिया, अब क्योंकि उन्होंने वाई एक्सिस बोला है तो ये वाला एरिया। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि कॉस एक्स साइन एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एरिया शेड करना है, तो यही वाला एरिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि ऐसा करते पहले इसको नेम दे दो, ओ, ये ए, ये बी। आपको पता ना ये 0,1 ही होगा, यहाँ पर y 1 है और x कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब हमें ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप या वर्टिकल स्ट्रिप। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखो, अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखो तो ये y एक्सिस के लॉन्ग है, तो मोस्टली बच्चे बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा दो। अब वो सही भी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से मतलब ये ईजी वे में हो सकता है, ऐसा नहीं कि वर्टिकल स्ट्रिप से नहीं होगा। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से मतलब जब भी एरिया जो है वो हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है तो हम उसको बिना सोचे समझे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही करते हैं। बट यहाँ पर आपको एक दिक्कत आएगी। देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में एक्स डी वाई, ठीक है। तो कुछ भी मान लो एक्स डी वाई है, ठीक है। एक्स डी वाई के लिए अगर मैं एक्स डी वाई लिख भी दूँ, देखो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कैसे करेंगे इसको, ये देखो ये हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स है और ये साइन एक्स है, ये आपका एरिया। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या कहती है, राइट बॉटम, बॉटम राइट या राइट बॉटम, ठीक है। बॉटम राइट, बॉटम में राइट ये वाला है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है, इसके अलॉन्ग। तो मुझे बेसिकली देखो, तो मुझे बेसिकली वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्या मेरा यदि कंप्लीट हो गया, नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और यहाँ तक जाऊँगा, तो उससे मुझे ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काम करेगी। अब इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पर मुझे एक्स डी वाई लिखना पड़ेगा। अगर मैं एक्स डी वाई लिखूँगा तो मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो कितनी आएगी, कॉस इनवर्स वाई, और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, साइन इनवर्स वाई। तो इन दोनों की जो इंटीग्रेशन है, मतलब उसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत आ सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी इंटीग्रेशन होगी नहीं, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, बट यहाँ पर हमें एक्चुअल में ऐसे करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन। तो मैं इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि जिस क्वेश्चन को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बिना मतलब कि इंटीग्रेशन का इतना सारा कुछ यूज़ किए, तो उसको मैं वैसे ही करूँगा। तो इसलिए हम इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि इसको हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है। देखो वर्टिकल स्ट्रिप से क्यों करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में बहुत दिक्कत है, उससे हमें इंटीग्रेशन का काफ़ी हायर लेवल यूज़ करना पड़ेगा। इतना भी हायर नहीं है, जिन्होंने इंटीग्रेशन को अच्छे से किया उनके लिए तो ईजी है, बट फिर भी हमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और अभी तक हमने इस चैप्टर में कहीं पर भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं यूज़ किया। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से बचना चाहता हूं, और मुझे भी लगता है कि आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आप इसको ईजी वे से कर सकते हो। देखो हमारा वो क्या कहता है, वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहता है। पहले तो ऐसा करो, यहाँ पर आप लिखो वाई डी एक्स। तो हमारा मतलब कि वो क्या कहता है, एरिया लेफ्ट ये है, इसका टॉप ये है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो देखो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो मैं बी से स्टार्ट हुआ तो मैं ए तक गया, मैं बी से स्टार्ट हुआ और ए तक गया, ठीक है। तो किसके लॉन्ग गया मैं, ये जो ग्रीन कर्व है, ग्रीन कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका कितना नंबर है 1, तो C1, ठीक है। अब कौन वेरी करता है, x कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर 0, मतलब x 0 है, और यहाँ पर कितना है, ध्यान से देखो π/4, तो 0 से लेके π/4। अब हमें ये देखना होता है कि हमें कितना एरिया मिला। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो बेसिकली मुझे नीचे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल गया, मतलब मुझे ये वाला सारा एरिया मिल गया, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया। और अगर मुझे ज़्यादा एरिया मिला है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस वाई डी एक्स। किसको माइनस करूँगा, अगेन लेफ़्ट टॉप हमारा हो चुका है, अगेन लेफ़्ट से स्टार्ट होऊंगा, तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, और देखो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ बिना ब्रेक के, तो अगेन मैं ए तक जा सकता हूँ, 0 से लेके ए तक, ठीक है। मैं किसके अलॉन्ग गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स। कौन सी कर्व है ये, ब्राउन में, C2, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना वेरी कर रहा है हमारा, 0 है, यहाँ पर कितना, अगेन π/4। तो उससे क्या होगा, इसके नीचे का सारा एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया, ठीक है। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, आपको पता फ्रॉम 1 and 2 y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, एंड y इज इक्वल टू
साइन एक्स है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी दो कि ये C1 है और ये क्या है C2। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको आप नंबर 3 दो, पुट इन 3, तो 3 में इसको पुट कर लो तो हमारे पास एरिया कितना आएगा 0 से लेके π/4। C1 कितना है cos x dx, C2 कितना है sin x dx, 0 से लेके π/4 तक। अब आप मेरे को बताओ, हमें जब हम इसको देखो, इसकी इंटीग्रेशन कितनी इजी है, cos की इंटीग्रेशन होती है sin x और sin की माइनस cos, कितना इजी है, तो फिर मैं क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के चक्कर में पढूं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो cos की इंटीग्रेशन आपको पता है sin x 0 से लेके π/4, sin की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस cos x। ठीक है, 0 से लेके π/4 तक। तो बहुत इजी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है, साइन 45 ये भी आपको पता है, हमने अभी अभी किया था। साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 0 0, cos 45 1/√2 माइनस cos 0 1। तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 1/√2 2/√2 माइनस 1, तो इसको सॉल्व कर लो, 2 माइनस √2/2। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया 2 माइनस √2/। तो अभी देखो ये किसी ऑप्शन के साथ हमारा मैच नहीं कर रहा, ऐसा करके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ऊपर से ना आप √2 को कॉमन ले लो, जस्ट मैं अपने आंसर को देख रहा हूँ। अब इस 2 में से मैं देखो, इसको 2 को मैं लिख सकता हूँ, देखो बेसिकली ना ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 को √2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पर √2 ये बाहर, ठीक है, इस तरह से कुछ आ गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे ऑप्शन के साथ मैच करना था। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया √2 माइनस 1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। अब एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था cos x sin x, हम इनको जानते हैं अच्छे से, ग्राफ प्लॉट कर लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बहुत इजी था। ठीक है, तो जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया, शेडिंग कर ली कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग था उनके बीच में एरिया। अब दिक्कत यहाँ थी कि कुछ बच्चे इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करते हैं, आप इनके ऑनलाइन सोल्यूशन चेक करोगे उन्होंने इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से किया। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाओगे, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से जाएंगे ये एरिया, इस तरह से जाएंगे ये एरिया, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे हम x dy लिखते हैं और यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी cos इनवर्स y sin इनवर्स y। अब इनकी इंटीग्रेशन ना डायरेक्टली तो नहीं होगी, मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा दोनों ही सिचुएशन में, इस पर भी। और मैं नहीं चाहता कि जिस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं उसको हम मुश्किल क्यों करें, इसलिए मैंने इसको वर्टिकल स्ट्रिप से किया। लेफ्ट टॉप से गया, ज़्यादा एरिया आ गया, माइनस किया अगेन, तो sin x cos x, मतलब cos x और sin x की इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत ईजी है। दोनों को इंटीग्रेट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। कौन सी ऑप्शन थी हमारी, यस ऑप्शन बी। ठीक है जी, अब देखो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हमने मतलब कि ख़त्म कर लिया और मैंने पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया था कि वर्टिकल स्ट्रिप y dx x वेरी करता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप x dy y वेरी करता है, लेफ्ट टॉप या टॉप लेफ्ट, राइट बॉटम या बॉटम राइट। वर्टिकल स्ट्रिप हमें x एक्सिस तक करी देती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें y एक्सिस तक करी देती है। मैंने यही अप्रोच फॉलो की और आपको हर एक क्वेश्चन को इसी अप्रोच से करवाया। अब सेम अप्रोच से करवाने का मेरा पर्पस यही रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट डिफरेंट अपनी वीडियोस को बनाने के लिए ऐसा करता हूं। मेरा पर्पस ये होता है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उससे आपका बेनिफिट हो। अगर आप एक ही अप्रोच से मान लो कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आप खुद बताओ
कि आपको वो ज़्यादा ईजी रहेगा या आपको ये ज़्यादा ईजी रहेगा कि आप हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करो, किसी को कैसे कर दिया, किसी को कैसे कर दिया, तो इससे आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। अब उस कंफ्यूजन को मैंने कैसे दूर किया कि मैंने आपको सेम अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए। मान लो इस चैप्टर में 50 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपको 50 के 50 क्वेश्चंस को सेम अप्रोच से सॉल्व करवाया, और इससे आपकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते जाओगे इस अप्रोच से आपकी पकड़ बनती जाएगी और आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। और ये चैप्टर स्कोरिंग तो है ही, इसमें से आपको मतलब जो सबसे मतलब कि बड़ा क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम में, जो भी आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा मार्क्स में उसमें ये पूछा जाएगा। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है। मैंने भी इस पर बहुत एफर्ट्स किए हैं कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में करवा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।